तो स्टार्ट हो गया चैप्टर ह्यूमन एयर कलरफुल वर्ल्ड। सिलेबस आप लोगों के पास मेरे ख्याल से होगा, नहीं है तो मेरे से मांग लेना। उस दिन उल्टा सीधा सिलेबस भी कोई कोई दिखा रहे थे इधर उधर का, ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, मेरे से ले लेना। इस चैप्टर का नाम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है जरूर, बट पढ़ना नहीं है इस बार केवल प्रिज्म एंड इट्स रिफ्रैक्शन पढ़ना है और स्कैटरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना, और कुछ पढ़ना नहीं है। सीखने के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम, बट सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो एक सिर्फ प्रिज्म एंड इट्स रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन उसी में है, और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो शुरुआत होगा प्रिज्म से। तो पहले बताओ प्रिज्म किसको कहते हैं? प्रिज्म बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? 3 डायमेंशनल फिगर है, और क्या क्या? नहीं, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म का डेफिनेशन। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, आई एम जस्ट आस्किंग अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, व्हाट इज प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म ही पढ़ेंगे, बहुत लोगों को मालूम है, साइंस का क्लास है, फिजिक्स का करना आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला ही है, बट मैं तो अभी पूछ रहा हूँ प्रिज्म किसको कहते हैं। जल्दी एनीवन बताओ क्या क्या होना चाहिए प्रिज्म होने के लिए? पिरामिड होना चाहिए। ऐसे मत करो, व्हाट इज प्रिज्म तो पिरामिड बस। हाँ भाई बोल। नहीं, वो फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया, वो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म करता है। मैं चैप्टर से पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछा प्रिज्म किसको कहते हैं बस। ग्लास का हाँ, ग्लास का नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट स्लैब होना चाहिए, ठीक है, और 3 डायमेंशनल होना चाहिए। चलो, और नहीं, बेस पे सबको जोड़ दिया नहीं, ये मतलब 7th 8th में प्रिज्म पढ़ना था तुम लोगों की, नहीं? प्रिज्म एंड पिरामिड शायद पढ़ना था थोड़ा थोड़ा। खैर चलो, चैप्टर से रिलेटेड नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ प्रिज्म होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट स्लैब, जैसे आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यूबॉइड के शेप में हो जाए, मतलब 3 डायमेंशनल होना चाहिए, और जो नीचे जो उसका बेस वाला फिगर हो, सेम वही फिगर कंपलसरी है, कहां होना चाहिए? ऊपर। और नीचे वाला और ऊपर वाला फिगर जो है उसका जितना भी वर्टेक्स होगा वो सब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला मैथ्स के डेफिनेशन के हिसाब से जो फिगर होता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। एक बार और बताता हूं, सबसे आसान तरीका इसको समझने का यही है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग देखे हैं, पिछले चैप्टर में भी था, घर पे भी देखे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सबके घर में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सब लोग देखे हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा रहता है? नीचे का शेप रेक्टेंगल, ऊपर का शेप, और ऊपर का रेक्टेंगल और नीचे का रेक्टेंगल का जो 4 वर्टेक्स है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। और ग्लास स्लैब तो शीशा का होता है, वो लोहा वाले को तो नहीं बोलते, उसको तो क्यूबॉइड बोलते हो, है ना। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वर्ड एक्वेरियम वगैरह का जो शेप है वो कैसे पकड़ते हो? ऊपर रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का वर्टेक्स नीचे वाले रेक्टेंगल का वर्टेक्स को ज्वाइन किया हुआ किससे? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। ऐसा डेफिनेशन फॉलो करने वाला हर शेप जो है वो मैथ्स के डेफिनेशन के हिसाब से प्रिज्म है, ठीक है, क्लियर कट बात। ये अलग बात है कि हम लोग मैथ्स का प्रिज्म पिरामिड पढ़ नहीं रहे हैं, सबको मालूम है फिजिक्स का क्लास है, 6th 7th क्लास से सबको मालूम है कि इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। बट मैं आपसे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म नहीं, मैं सिर्फ प्रिज्म का डेफिनेशन पूछ रहा था, ठीक है। तो लिखो पहले प्रिज्म के बारे में डेफिनेशन लिखो। देखो, इट इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट, इट इज हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही शीशा उषा का होना चाहिए, क्यूबॉइड सब प्रिज्म है, बिल्कुल उस हिसाब से सिंपल क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म 100%। मैं तो वही बता, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का शेप तो आपकी किताब का भी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स का भी होता है, बट उसको थोड़ी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हो। एक बार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल लिए तो बस वो हो गया प्रिज्म, बस। बट वी विल स्टडी अबाउट ट्रायंगुलर प्रिज्म इन दिस चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, है ना। इट इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, इट इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और इस तरह का भयंकर आंसर नहीं देना है, व्हाट इज प्रिज्म? इट इज अ पिरामिड। और उधर से कोई बोला जो पिरामिड नहीं वो प्रिज्म है, ऐसे मत किए, मर जाएगा, ठीक है, पढ़ाते हुए। इट इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by 2 plane surfaces, bounded by 2 plane surfaces meeting each other at
राइट एंगल्स, मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जोड़ना है। मीटिंग ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट एज, ऐसे लिखेंगे, मीटिंग ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट एज। ठीक है, बट द थिंग्स टू रिमेंबर यही है कि ये तो प्रिज्म का डेफिनेशन है, हम तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बनाने वाले हैं अभी, है ना। तो आप लोग बताइए, जैसे अभी कोई लोग बता तो जैसे कोई भी क्यूब, कोई भी क्यूबॉइड अगर वो शीशा का हो जाए तो उसको हम लोग प्रिज्म कह सकते हैं। तो जैसा क्यूबॉइड मैथ में कैसे बनाते हो, डायग्राम, एक रेक्टेंगल पीछे रेक्टेंगल सारे का फेस जोड़ देते हो, तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म भी वैसे ही बना लो। आगे ट्रायंगल, पीछे ट्रायंगल, इसको ज्वाइन कर लो, इससे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हो गया, बना लो। नेमिंग अगर कर दें, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, आगे भी ट्रायंगल, पीछे भी ट्रायंगल, और जितना भी वर्टेक्स है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया हुआ। और फिजिक्स के क्लास में हो, लाइट वाइट पढ़ना है तो इसका ट्रांसपेरेंट होना तो बनता है। अभी ओपेक ही होगा तो पढ़ाओगे कि लाइट चैप्टर में क्या करोगे अगर वो ओपेक ही रहा तो इसको, हाँ बोलो, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, बोलो ना, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। पेन भोंक रहा था क्या कोई, वो वाला बहुत होता है 9th में। रिफ्रैक्टिंग एज, अरे ये मेरा पेंसिल ले लिया हुआ, रिफ्रैक्टिंग एज, और ये रिफ्रैक्टिंग फेस। And this is our triangular glass prism। ठीक है, डायग्राम बना लो। तो इस बार का आपके सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, ये दो तो टॉपिक ही पढ़ना है, उसमें पहला टॉपिक ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। कौन सा पेज नंबर एनसीईआरटी का वो 193। 192 का एक्टिविटी जो 11.1 है, क्योंकि वो एक्टिविटी के फॉर्म पे ही दिया हुआ है तो ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं कि एक्चुअली में ये वाला जो एक्टिविटी था वो आपका 5 सीबीएसई के तरफ से जो 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट था उसमें से था। मतलब ये आपको लैब में करना था। इस बार करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा वो तो एक अलग बात है, बट जैसे ओम्स लॉ में पढ़े थे, याद होगा जो लोग क्लास के थे, एक्सपेरिमेंट वाला था, वो आपको करना था। टीचर कुछ भी लिखा दे ओम्स लॉ ये होता है वो होता है, बट वो एक्सपेरिमेंट आपको करना है एमीटर वोल्ट मीटर की मदद से। ओम्स लॉ वाला वीडियो में भी बताया हूँ, और वीडियो में तो सिर्फ आदमी बताया है, वीडियो से थोड़ी होता है, वो तुमको करना ही था लैब में। उसी तरह से ये वाला अभी मैं बताऊंगा क्या है, क्या किस लिए है, बट ये 5 एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का जो आपके 10th क्लास के सीबीएसई के सिलेबस में था उसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल के लैब में कर करके देखना था एक्चुअली। ठीक है, ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये एक्टिविटी वाला टाइप का टॉपिक था, वो आपको स्कूल लैब में करके देखना था। ठीक है, दिख रहा होगा, उसको मैं थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे थोड़ा बना दूं, ऐसा है, दिस इज अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। डोंट फाइट। ऐसा है एक लाइट रे, ठीक है। इसके बाद इसमें होगा, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें दिखा गया एक्टिविटी करके कि इसके बाद वाला ये जो लाइट रे है ये इस बेस वाले के जैसा ही हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होते बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उसके बाद ये इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, अभी कोई आप लोग बता रहे थे, अभी आप लोग में से कोई अभी बता रहे थे कि सिंपल क्यूबॉइड भी प्रिज्म होगा क्या, तो 100% होगा,
तो जब वहां तक बताई दिए तो ये टॉपिक हम लोग लैटरल शिफ्ट में चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। जिनको याद होगा लैटरल शिफ्ट, अब नहीं याद है तो पढ़ो। अगर ये ऐसे होता, ये भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये भी जो है वो प्रिज्मी है। इसमें कैसे होता था ये सिखाया गया था आपको। इसमें ऐसा लाइट रे, इसके बाद ये इधर, फिर ये इधर निकलता था। और अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये ऐसे जाता, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को कहते थे लैटरल शिफ्ट। लिखवाया हूं पहले, नहीं पढ़ो तो पढ़ो। और ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उसमें बराबर हो जाता है। वीडियो में करवाया हुआ है, नहीं देखो तो जाके देख लो। और यहाँ वाला जो दोनों एंगल होता था रिफ्रैक्शन वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाता था। बाकी चीज तो अपने जगह पर है, बट ये होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। ये वाला ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, तो इसमें लाइट रेज इस तरह से बेंडिंग शो करता है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग याद किए हैं कि आई और ई बराबर होता है, दोनों लाइट रेज पे पैरेलल गिरता है, पैरेलल के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, लेटरल शिफ्ट उसको कहते थे। अंदर वाला दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता था, वो याद किए हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसे ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पर याद ये करना है कि यहाँ पर लेंगे नॉर्मल, यहाँ पर लेंगे नॉर्मल। अब कंस्ट्रक्शन का क्लास तो ये है नहीं कि ये दोनों जहां मिल रहा है उससे तुमको कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहली बार वाला है, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहीं से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, रेयरर से डेंसर, तो आई आर से बड़ा होता है। जो लोग क्लास के थे याद होगा। ये वाला एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज R2। और ये जो फाइनली बाहर निकल रहा है दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। इस बार ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। नाउ दिस एंगल इज आवर एंगल ऑफ इमरजेंस। वहां पर भी था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी, इधर भी है। अभी भी ये वाला जो है वो इंसिडेंट रे कहलाएगा। यही चीज बनाया हुआ है किताब में आपका। ये वाला जो है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा और ये वाला जो है वो इमरजेंट रे कहलाएगा। और ये नॉर्मल है, एन डैश, एन डबल डैश, एन ट्रिपल डैश। ये कहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा उससे मतलब नहीं है। दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इसको बना लो। जरा सा आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो लेटरल शिफ्ट जिन लोगों को याद होगा वहां पर बताया गया था कि लाइट रे आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखे थे और एक्चुअली में उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हटाते तो एक्चुअल वाला लाइट रे और जो ग्लास स्लैब उसको मोड़ा, दोनों आपस में कैसे निकलता था, दोनों पैरेलल निकलता था और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते थे। ठीक है, यहां पर अगर ये ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तब क्या होता, ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता, तो ये लाइट जा रहा था स्ट्रेट लाइन में ऐसे ना। ठीक है, और ये वाला ऐसे पीछे। ठीक है, दिख रहा है। और यहां पर भी अब एक एंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है यहां पर भी एक एंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये साइन है ऐसा, दिस समझ आ रहा है। ये इसका पांचवा एंगल है, एक्चुअली में छठा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो 6 चीज का काम पड़ जाता है, I, R1, R2, E। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन 10th में पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, 6 एंगल के बीच में काम है। एक्टिविटी आपको स्कूल लैब में करना रहता है एक्चुअली। तो दिस एंगल इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। बस बस ये भी लगता वही है, प्रिज्म क्या है, पिरामिड। डेविएशन डेल्टा, डेल एक्चुअली में फिजिक्स मैथ्स में वेरिएबल को शो करने का तरीका घट जाता है।
अलजेब्रा में एक्स वाई जेड है और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में अल्फा बीटा थीटा गामा फाई, उसके बाद ये है डेल्टा। एंगल बनाने का तरीका आपको डेल से नहीं लिखना, कुछ और लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं, बट दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बना लिए क्या? ठीक है, अब थोड़ा अच्छा, आप लोग बड़े फॉन्ट में नहीं बनाना डायग्राम, उसको बड़े फॉन्ट पे बनाना था क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा बड़े फॉन्ट पे बनाना था। ठीक है, देख लो अगर तुम्हारे वाले में हो जा रहा तो हो जाना, नहीं तो इसको बड़ा करके अभी बनाना पड़ेगा आपको। मैं तो इसी में करूंगा अभी कुछ कुछ, तो ध्यान से देखना, पहले बताना उसके बाद, ठीक है, थोड़ी सी बतानी होगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली एंगल कितनी की होगी? ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर होता नहीं? अरे हाँ ना बोलो, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? I माइनस R1 होगा, और उसी तरह से ये वाला एंगल तो मेरे में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये वाला एंगल होता है E माइनस R2। कर दो, मार्क कर दो, मार्क करो, दिस एंगल इज I माइनस R1 एंड दिस एंगल इज E माइनस R2। अगर बड़े फॉन्ट पर बनाते हो तो ठीक रहेगा, छोटे वाले में हो नहीं पाएगा। बात नहीं, डोंट डाउन, बात नहीं, इससे विवेक क्या ये तुम्हारे स्टाइल है? बना लिए क्या? थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे बना लो, ठीक रहेगा। पहले अब देख लो क्या कर रहा है, उसके बाद देख लेना, अगर लगेगा कि नहीं उसको हो रहा है तो बड़े फॉन्ट पे बनाना। पहले देख लो कितना काम करना है, उसके बाद। तो यहाँ वाले का कुछ नेमिंग नहीं किया था ना, इसको बी मान लेते हैं, बी कर चुके हैं, सॉरी ए बी सी कर चुके हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई, और यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा था उसको ओ मान लेते हैं, बुक में भी किया हुआ है। अब देखो, अब लिखो मत, पहले लिखो मत, पहले देखो, लिखो मत, अब लिखने का मौका अब बाद में। अब थोड़ा सा बताना, इन ट्राइंगल, अभी लिखेगा कोई नहीं, चुपचाप बताएगा। इन ट्राइंगल ओ डी ई में, ओ डी ई में, इन ट्राइंगल ओ डी ई में ये डेविएशन वाला एंगल, ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है ना ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। तो ये डेल्टा किसके बराबर हो जाने वाले का? I माइनस प्लस E माइनस, वाह पढ़े वाला हो तुम लोग तो लग रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू, बोलो अब आगे भी, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई डाउट? ठीक है, चलो यहां तक समझ गए। तो अब थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल देख लो जरा। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी क्वाड्रिलेटरल देख लो पहले। ए नहीं, उससे पहले थोड़ा सा देखो, ए डी एन ही देखो। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी एन ई, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी, इसका नाम कुछ एंड ट्रिपल डैश, इसका नॉर्मल का था, जहां मीट कर रहा है उसका एक नाम दो, कुछ पी दे देते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए डी पी ई में कुछ बताओ जरा सा। इसमें 4 एंगल दिख रहा होगा, कौन कौन सा? एक एंगल ए, एक एंगल पी, एक डी तो नहीं, बट ये पूरा एंगल, यही ना। ये कितने डिग्री का होगा? क्यों? ये हाँ नॉर्मल है, 90 डिग्री होगा। अरे आ रहा है समझ में? और उसी तरह से यहां से भी देखोगे तो ये वाला जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़ होता है 420। वो तो तुम लोग। एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर देखो कितना हो गया,
इक्वेशन नंबर 2 अभी लिखना बंद करके थोड़ा बताना। तो a प्लस p का जोड़ जो है वो हो जा रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और एक ट्राइंगल भी देखना है, इन ट्राइंगल DEP को देख लो। इन ट्राइंगल DEP में इसमें 3 एंगल दिख रहा होगा, R1 प्लस एंगल इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 का क्या सेम है? मैथ में खूब करते हो ये सब तुम लोग। इक्वेशन 2 और 3 का क्या सेम है? क्या लिखने वाला आदमी दोनों का RHS सेम है, तो LHS सेम हो जाएगा। तो बोलो कौन कौन हुआ? A प्लस इज इक्वल टू बोल नहीं रहे हो R1 प्लस, ये दोनों कट गया, तो इससे R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट ये डेटा आपको याद रखना होगा। क्या इसमें ये जो R1 और R2 है ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है? लिखना बंद करो मोनिका, थोड़ा देख भी लो। R1 प्लस R2 नहीं, ये दोनों का जोड़ जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। आपका टॉपिक आप लोग देखें, आप लोगों के पास तो लगता है सिलेबस नहीं देख कर कराए हो। टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, उसके बाद टॉपिक लिखा हुआ डिस्पर्सन। मतलब पहले सिर्फ प्रिज्म का रिफ्रैक्शन आपको जानना है, कौन एंगल कहां होता है, उसके बाद डिफ्रैक्शन डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखना है क्या होता है। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में आपको बहुत कुछ जानना है, कौन एंगल कहां पर होता है, ठीक है। और बाकी इसको अभी 4th मान लेंगे, और जहां से गेम स्टार्ट हुआ था वहां चलते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें आपकी बारी आ गई। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद आई और ई बराबर हो जाता होगा जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था, इस पे नहीं होते हुए नजर आ रहा है। तो इक्वेशन 1 क्या बन गया? देखो क्या क्या है। दिस इज डेविएशन, यहां पर था आई, यहां पर था ई, और R1 माइनस R2 के जगह पर ये आ गया, तो ये इधर आ गया। तो इसमें ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंसी। एक झलक में शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बराबर आने वाला है, बट जो अच्छे बच्चे लोग उन लोगों को मालूम चल गया होगा कि ये बराबर आने का चांस नहीं है, क्योंकि आपको टॉपिक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है और रेक्टेंगल तो एक ही तरह का होता है, मैथ्स में हम लोग को मालूम है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हर बार रिफ्रैक्शन एक ही तरह होगा, बट ट्राइंगल तो स्केलन, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग तरह का हो सकता है। तो वो आई और ई सब बार सेम हो जाए इसका चांस तो मैथमेटिकली ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल ही बहुत तरह का हो सकता है। तो हमें जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आई और ई बराबर होता है वैसे याद करना है। ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म में हो सकता है बराबर हो जाए, हो सकता है बराबर हो जाए, बट वो हो सकता है वाला याद नहीं करना है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में ए प्लस ये जो डेविएशन वाला एंगल है, इन दोनों का जोड़ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, और ये R1 प्लस R2 का जोड़ ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ये याद करना है। आई और ई बराबर हो किसी क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं भी हो तो हर बार वो सेम आए ऐसा कहीं पर प्रूफिंग में आ भी नहीं रहा। दिस इज योर टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? लिख लो। हो सकता है, हर केस में नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं।